क्या बोलते हैं हिंदी में? रेडियोथर्मी। ठीक है, एक खोल दो, आवाज़ गूंज रहा है। तो 14 वाला जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये किस में यूज होता है बताइए? रेडियो एक्टिव है तो ये किस में यूज होता है? नहीं, किसी भी फॉसिल फ्यूल्स का एज पता करने में। कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक बोलते हैं उसको, C14 डेटिंग टेक्निक। डेटिंग बोले तो किसी भी फॉसिल फ्यूल्स कितना पुराना है एज पता करने में यूज होता है रेडियो एक्टिव रे से, क्योंकि रेडियो एक्टिव में 3 रे होता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। ये रे से पता चल जाता है कि उसका एज कितना है, कितना पुराना आइटम है। हाफ लाइफ जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है गामा रे के टर्म में, तो उससे C14 टेक्निक से। अच्छा, एक होता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो। समभारिक माने जिसका मास नंबर सेम है, जैसे पोटेशियम कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20, लेकिन दोनों का मास 40, एटॉमिक मास 40। तो वैसा चीज़ को बोलते हैं आइसोबार। नेक्स्ट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर चेन में बताया जाए तो ओपन चेन है और क्लोज चेन है। कार्बन के पास ऐसा कैपेसिटी है कि वो सेल्फ लिंकिंग करता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सेल्फ लिंकिंग करते जाएगा, कार्बन 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 लगते जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा? ओपन चेन, एसाइक्लिक। तो उसको एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ओपन चेन को। एलिफेटिक कंपाउंड 2 टाइप का होता है। ठीक है, या तो हाइड्रोकार्बन रहेगा या तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव रहेगा। डेरिवेटिव मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी कुछ लगा रहेगा, है ना। तो या तो क्लोज चेन होगा। देखिए क्या है आगे। नेक्स्ट, ओपन चेन को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन देखिए, CH सब लगा हुआ है ना, और डेरिवेटिव में क्या है? लास्ट में OH लग गया, कोई दूसरा कुछ भी लग सकता है, तो डेरिवेटिव है। तो ये सारा क्या है? ओपन चेन है। ये देखिए सेल्फ लिंकिंग हो रहा है, कार्बन का सेल्फ आपस में लिंकिंग हो रहा है। तो इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होता है कार्बन का, उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। पढ़ेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट, यही लिखा हुआ है। ओपन चेन को एसाइक्लिक भी बोलते हैं, एलिफेटिक भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन चाहे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है ये। अच्छा, क्लोज चेन का क्या टाइप है? होमोसाइक्लिक चाहे हेट्रोसाइक्लिक, या फिर होमोसाइक्लिक को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। इसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन लगा हुआ और नॉन बेंजीन लगा हुआ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। नेक्स्ट, तो हाइड्रोकार्बन किसका होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता हो, है ना। मीथेन, इथेन पढ़े हैं ना। तो इसमें 3 टाइप का पढ़ना है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। बोलो C अगर 1 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा? 4, तो CH4 हो जाएगा मीथेन। कार्बन 1 का नाम होता है मीथेन, वो सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। प्रायोरिटी किसको देंगे? अगर नंबरिंग करना है हमको तो प्रायोरिटी कैसे देंगे? मान लो 10 को कार्बन है और दूसरका नंबर, इधर से दूसरका नंबर पे चाहे तीसरका नंबर पे डबल बॉन्ड है और इधर से दूसरका नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इधर से गिनेंगे कि इधर से गिनेंगे? प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर डबल बॉन्ड को। सबसे नज़दीक में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको उधर से गिनेंगे, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को। तो ये जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है सैचुरेटेड होता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड होता है। नेक्स्ट, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ये तो इतना हम लोग क्या पढ़े अभी? ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन का एलोट्रोप्स, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज। इतना टॉपिक पढ़ना है आज। उसके बाद ये तो मतलब टॉपिक है, इसके बाद जो है हम लोग कार्बन से कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन ही क्यों, हम लोग कार्बन इतना सारा कंपाउंड क्यों बनाता है? जहाँ सुनो कार्बन कार्बन कार्बन, आखिर सबसे ज़्यादा कार्बन क्यों है? कार्बन का इतना बोला वाला क्यों है मार्केट में? क्या है इसमें खासियत? तो कार्बन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका कन्फिग्रेशन क्या है? K सेल में 2 और L सेल में 4। इतना तो बेसिक जानते हैं। नेक्स्ट, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, देखिए 2 K सेल और L सेल,
इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, अभी दिखा चुके हैं। नेक्स्ट, जितना भी फूड्स है, क्लॉथेस है, मेडिसिन्स है, बुक्स है और जितना भी थिंग्स है जो आप अपने ज़िंदगी लाइफ में देखते हैं वो कार्बन का बना होता है। इसके अलावा जितना भी लिविंग स्ट्रक्चर्स है वो भी कार्बन बेस्ड है। जितना भी अमाउंट ऑफ कार्बन जो हमारे अर्थ में है वो बहुत ही कम है, मीगर है, बहुत ही कम है। कितना है? अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ 0.02% कार्बन है, वो भी मिनरल्स के फॉर्म में है। या तो कार्बोनेट्स होगा या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होगा, मैंने बाइकार्बोनेट्स, या तो कोयला या तो पेट्रोलियम। और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन है, तो आप पढ़े ही हैं। 21% ऑक्सीजन और 0.03% CO2 पढ़े हैं ना। तो एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्मेट में है। तो इतना स्मॉल अमाउंट अवेलेबल है हमारे नेचर में कार्बन, फिर भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत इमेंस है, बहुत विशाल है ना। क्यों है? ये डाटा याद रखिएगा, घेरा हुआ है। क्रस्ट में 0.02 है और एटमॉस्फेयर में 0.03 है, फिर भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखते हैं क्यों है, क्योंकि सारा मेडिसिन, फूड, क्लॉथ सब में है ना, कार्बन ही है ना सब में। नेक्स्ट, क्यों है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड आसान नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन से। उधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, दोनों आपस में गुत्ता ले लिया, ठीक है। तो जो दो एटम्स के बीच में जो हमारा पेयर्स बना इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो म्यूचुअल शेयरिंग हुआ। खुद दिया नहीं, तू भी आ जा, हम भी आ जाएंगे, मिल के करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 होगा। और नोबल गैस कन्फिग्रेशन करने के लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है या गेन करना है ना, अपने वैलेंस शेल में। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कार्बन के लिए गेन और लूज करना इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए ये क्या करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये होल्ड नहीं कर पाएगा, इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसको निकालने में भी। देखिए, कोई भी चीज़ को लूज करना और गेन करने में क्या करता है, एनर्जी लगता है। उतना औकात नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को बर्दाश्त कर ले, इतना औकात नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे। उसके लिए दिल होना चाहिए, उतना बड़ा दिल थोड़ी है इसके पास। तो इसलिए कार्बन जो है क्या करता है, शेयरिंग करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो शेयरिंग करके जो है अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो कोवलेंट बॉन्ड कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ऐसा नहीं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब 2 पेयर होगा, एक पेयर होगा F2Cl2H2, 2 पेयर O2CO2, 3 पेयर N2, कोई भी। ये तो एग्जाम्पल है, दिखाते हैं अभी आपको कैसे होता है। आयोनिक बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, जैसे सोडियम क्या करा, एक ले लिया, इसको दिया तो ये एक ले लिया, आयोनिक बॉन्ड बन गया, आसानी हो गया। 4 लूज गेन नहीं कर पाएगा ना, बहुत एनर्जी लगेगा ना, इसलिए वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कार्बन करा, ठीक है, तो इसको कैटायन कैसा बनेगा, C4+ हो जाएगा। अगर लूज करा तो, लूज करता है तो प्लस बनता है ना। तो ये हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है कार्बन कैटायन में, और 6 को प्रोटॉन है इसके मॉलिक्यूल्स में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में तो इसका दुकान लग जाता है, 6 प्रोटॉन को। और 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके प्रोटीन बनाएगा, ये कैटायन बनाएगा, आसान नहीं है, बहुत एनर्जी लगेगा। अगर गेन करेगा उसके लिए भी इसको 6 प्रोटॉन को होल्ड करना और 10 इलेक्ट्रॉन को फिर होल्ड करना, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, 6 था, 2 और 4 एक्स्ट्रा और आएगा। अगर गेन करना चाहेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना आसान नहीं है। 4 प्रोटॉन तो आपके पास 6 है ना, 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालना है, आसान नहीं है। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को मात्र 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है, न्यूक्लियस को, वो भी आसान नहीं है, प्रोटॉन छोड़ेगा नहीं, इसलिए ये नहीं बनाता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है। अब तो क्लियर कट हो गया, बहुत बार पढ़ लिए। नेक्स्ट देखिए, दिखाए हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड 2 शेयर किया। नेक्स्ट, इस समझाने का जरूरत है क्या, ऑक्सीजन के पास 6 रहता, इसके पास भी 6 था, आपस में म्यूचुअल करके दोनों ऑक्टेट बना लिया।
नाइट्रोजन जो है कितना म्यूचुअल किया, ये डबल बॉन्ड किया, ये ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। नाइट्रोजन के पास 5 था, इसके पास भी 5 था, 3-3 शेयर करके दोनों म्यूचुअल कर लिया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, है ना। नेक्स्ट, वो खिड़की खोल लीजिए, आवाज़ गूंज रहा है। तो हाइड्रोजन का अगर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके डुप्लेट बनाया, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट, ऐसे भी दिखा सकते हैं ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आ जाइए कार्बन के प्रॉपर्टी पे, कैटिनेशन। कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है, खुद से अपने अंदर कार्बन कार्बन में बॉन्ड बना करके बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। देखे थे ना अभी, सी फिर सी, आपस में ही सी खुद से लिंक हो रहा है वो, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। इसी से बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है। एक होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, सेंटर में कार्बन है, चारों साइड जो है हाइड्रोजन है, CH4, है ना। तो मतलब इसका वैलेंसी 4 है, तो ये 4 लोगों के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, अदर एटम हो चाहे कार्बने हो, है ना। कोई भी मोनोवैलेंट हो, माने सिंगल जिससे चाहिए, जैसे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। हाँ, तो ये 4 लोगों के साथ कैपेबल है बॉन्डिंग बनाना, तो ये स्ट्रक्चर जो है टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर का ये फिगर है। तो ये टेट्रावैलेंसी कैरेक्टरिस्टिक होता है। 2 और होता है, कार्बन यूनिक कौन है, सबसे पहले कैटिनेशन पढ़ लिए, फिर टेट्रावैलेंसी, फिर पॉलीमराइजेशन भी करता है, आइसोमेरिज्म भी करता है। क्या होता है देखिए। नेक्स्ट, टेट्रावैलेंसी तो जानते हैं कि वैलेंसी है कार्बन का 4, तो जो है कंपाउंड्स बनाएगा इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही, लूज गेन तो करेगा नहीं, कोवलेंट बॉन्ड से बनाएगा, ठीक है। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए शेयर करता है। अब नेक्स्ट, तो ये पहला हो गया कोवलेंट बॉन्ड। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन कार्बन का प्रॉपर्टी है, ऐसा केमिकल प्रोसेस जो बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के पॉलीमर्स बना दे। देखिए कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, ऐसा लगातार बहुत है, जैसे इथीन है और ये पॉलीथीन है। पॉलीथीन ऐसा n नंबर जो है अटैच हो गया सेल्फ लिंकिंग होते होते, तो ये पॉलीमर्स भी बनाता है। पॉलीमर्स किससे बनता है, कार्बन से ही तो सारा बना रहता है। सेल्फ लिंकिंग और किसी का औकात नहीं है, सिर्फ कार्बन सेल्फ लिंकिंग करता है। तो सेल्फ लिंकिंग जो करते जा रहा है कंटिन्यूअस चेन में, तो ये बनाते बनाते मोनोमर्स से पॉलीमर्स बना देता है। तो पॉलीमराइजेशन का प्रॉपर्टी है, इसलिए इमेंस यूज है। दूसरा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन फॉर्मूला सेम ही हो, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। और एक कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, पॉलीमराइजेशन और आइसोमेरिज्म, ये 4 प्रॉपर्टी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज है, ठीक है ना। पहला, अब आ जाइए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो। उल्टा है ये, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, दिखने में अलग है लेकिन केमिकली सेम है, उसको बोलते हैं एलोट्रोप्स। ये प्रोसेस को बोलते हैं एलोट्रोपी। क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। तो पहला है एलोट्रोप्स, टोटल 3 एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन, जो इंपॉर्टेंट है C60। डायमंड एक कोल कोक भी है। तो एक डायमंड क्या होता है, डायमंड में कार्बन जो है 4 अदर एटम्स में 3D स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए 3D स्ट्रक्चर, एक कार्बन जो है 1 2 3 4, कोई भी एक कार्बन उठाओ 4 लोगों से अटैच है, वो ऐसा अटैच होगा कि वो 3D स्ट्रक्चर बनाएगा। तो 3D स्ट्रक्चर बनाने से क्या हो जाता है, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ये अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना ना, तो इसलिए ये जो है रॉक्स में ड्रिलिंग करने के लिए काम आता है, कटिंग करने के लिए काम आता है, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट है। अभी तक जितना भी सब्सटेंस आप पढ़े हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे हार्डेस्ट यही है डायमंड। ये जो है ज्वेलरी में भी काम आता है, क्योंकि शाइनिंग होता है ना इसमें। नेक्स्ट, तो डायमंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, अभी तक कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, चमक है इसमें। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डायमंड के क्रिस्टल में, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है।
ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर देखिए 1 से 4, फिर प्रत्येक 1 से 4 ऐसे ही कनेक्टेड है। प्रत्येक कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम से 3D स्ट्रक्चर बनाता है, और जो कि हार्डेस्ट होता है, रिजिड होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि हार्ड है, रिजिड है, इसका चमक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। जानते हैं सब कुछ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, डायमंड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर हम डायमंड को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा और कुछ भी नहीं बचेगा। ये शो करता है कि डायमंड जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। समझ गए? इसलिए इसका मतलब सिर्फ और एटम्स क्या है, सिंबल क्या है, सी। तो सारा जितना भी एलोट्रॉप्स है उसका क्या होगा, उसको अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और कुछ भी रेसिड्यू नहीं निकलेगा। तो यही एलोट्रॉप्स का प्रॉपर्टी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम ही आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आया ना। अब देखिए ग्रेफाइट का। नेक्स्ट, तो ग्रेफाइट का क्या है? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच है, वहाँ 4 था। सेम प्लेन में एक हेक्सागोनल अरे देगा। देखिए एक कार्बन एटम 3 के साथ अटैच होगा और ऐसे ही सेम प्लेन में अटैच होते होते एक लेयर बाय लेयर अटैच होकर के हेक्सागोनल पर आएगा। तो ग्रेफाइट जो होता है स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। पेंसिल में ग्रेफाइट बना रहता है ना, पेंसिल लिखते हैं ना, ग्रेफाइट लेकिन गुड कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ देखिए अलग अलग लेयर वाइज हो गया तो ये लूज हो गया, रिजिड नहीं हुआ। तो लूज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ये। अच्छा, एक होता है बकमिस्टर फ्लोरीन, ये एलोट्रॉप्स है। इसमें 60 कार्बन एटम्स जो है क्लस्टर है, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स बना देगा, डार्क सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे। 60 कार्बन एटम्स है, पेंटागोन और हेक्सागोन रहेगा, 20 पेंटागोन अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? ये ग्रे लाइक सब्सटेंस होगा, ये स्मूथ होगा, स्लिपरी होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट में देखिए कितना है, 3 कार्बन एटम्स है सेम प्लेन में, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। ये ग्रेफाइट है, 1 2 3, कोई भी उठा के देखिए। ठीक है। एक लेयर हेक्सागोनल रिंग्स बनाएगा, ये भी एग्जाम में आएगा। हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है, एग्जाम में बहुत आएगा ये तीनों के बारे में। नेक्स्ट, फ्लोरीन्स भी है जिसमें 60 कार्बन एटम ज्वाइन रहते हैं, इसलिए नाम है इसका C60। फ्लोरीन C60 और C70 होता है। तो जो बकमिस्टर फ्लोरीन होता है वो कौन सा फ्लोरीन होता है? C60। तो ये जो है एक स्फेरिकल बॉल शेप का, फुटबॉल शेप का बनाएगा। एक मॉलिक्यूल बकमिस्टर फ्लोरीन जो होता है उसमें 20 हेक्सागोन होता है और 12 पेंटागोन होता है। जब उसको ऑक्सीजन में बंद करेगा तो CO2 बनेगा। केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक पढ़ा दिए तो सब वही है। ठीक है ना, खाली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है आपको। तो इसमें कितना पेंटागन होता है? 12। कितना हेक्सागोन होता है? 20। टोटल कार्बन कितना होता है? 60। तो हेक्सागोन बनाता है, पेंटागोन बनाता है 20 और 12। हेक्सागोन बड़ा है तो 20। नेक्स्ट, दिखाया हुआ इसमें देखिए, नीचे वाला पेंटागोन है, ऊपर वाला हेक्सागोन है। ऐसा ऐसा 20 को बनेगा और ऐसा ऐसा 12 को बनेगा। ऐसा मिल के एक सॉकर बॉल की तरह बन जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट, अब देखिए वर्सेटाइल नेचर, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है कोवलेंट बॉन्ड से। लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच रिंग्स जैसा है वैसा बना देगा। तो स्मॉल, अच्छा ये प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि कार्बन का एटम्स का साइज छोटा है और स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बना सकता है। तो देखिए स्ट्रेट में ऐसा, ब्रांच में बीच में कहीं और निकल गया और क्लोज में कहीं वो रिंग बना दिया। तो तीनों बना सकता है ये, है ना। तो कैटिनेशन तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, टेट्रावैलेंट नेचर भी पढ़े हैं कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ना ही लूज करेगा ना ही गेन करेगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है शेयर करके, इसलिए उसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब पढ़ेंगे आगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, अल्कीन, अल्काइन, और अल्केन होगा सैचुरेटेड। ठीक है ना। जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट, आशा करते हैं आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, भूले नहीं होंगे। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स पढ़े हैं ना। 1 2 3 4 जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा वैसे हेक्स के बाद हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना।
तो वैसा ही है CnH2n+2 वाला फार्मूला पे सब लड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है सारा, तो अल्केन है ये, लास्ट में ANE लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब रूट वर्ड याद रखिएगा, अभी जो आपका नाम लिए वही रूट वर्ड है। एक कार्बन है तो मेथ, ईथ, 2, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डेक। ठीक है ना, 10 तक याद रखिएगा, जरूरी है। IUPAC नेम है ये। प्रायोरिटी ऑर्डर अभी आपको बताए हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देना है, नंबरिंग करते समय ट्रिपल बॉन्ड वाला पहले, फिर डबल बॉन्ड वाला, फिर सिंगल बॉन्ड वाला। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आया पहले ऐसा नंबरिंग करना है कि पहले ट्रिपल बॉन्ड घुसना उसमें। किधर से हम नंबरिंग करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड वाला पहले आना है। ठीक है ना, समझाएंगे एग्जाम्पल में बाद में। होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज उसको बोलते हैं ऐसा कंपाउंड हो जिसका फंक्शनल ग्रुप सब सेम ही हो लेकिन अंतर हो CH2 का सिर्फ। अभी एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा ज़्यादा क्लियर। और उसका एटॉमिक मास CH2 का कितना होगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2, 14 का डिफरेंस रहेगा, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे CH4 है, C2H6 है, दोनों में डिफरेंस कितना है बताइए, CH2 का डिफरेंस है कि नहीं, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 2 और कार्बन 1, तो CH2 का डिफरेंस है ना ये दोनों में, तो ये होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज बोले तो कंटिन्यूअस चेन में, कंटिन्यूअस वाले लगातार वाले में दोनों सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो CH2 यूनिट आएगा, मास कितना रहेगा 14, उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। समझ गए। होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, CH2 का डिफरेंस आएगा, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसमें, ये सिमिलर प्रॉपर्टी आएगा इसका। जैसे जो मीथेन का प्रॉपर्टी है, इथेन का प्रॉपर्टी है, नींद आ रहा तो चले जाओ, सो लो जाके। मीथेन इथेन का प्रॉपर्टी सेम रहेगा क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज में आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, पानी पी लो। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं ऐसा एटम चाहे ग्रुप ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, जो लार्जली जो है केमिकल प्रॉपर्टी पता कर रहा है उस प्रॉपर्टी का। जैसे देखिए यहाँ क्लोरीन है चाहे ब्रोमीन है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हेलो। ऑक्सीजन से देखिए OH लगा हुआ है तो अल्कोहल, ये COOH लगा हुआ है, COH लगा हुआ है तो अल्डिहाइड, CO लगा हुआ है तो कीटोन, और COOH लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम सुने हैं कि नहीं, पहले पढ़े थे, है पहले बचपन में पढ़े हैं नहीं, कहाँ में सब साइंस स्टूडेंट हैं आप लोग। हाँ, तो इतना बेसिक याद रखिएगा, 10वां तक एग्जाम में आएगा। तो क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन है तो हेलो, कल के क्लास में पढ़े होंगे हेलो। फिर फेनॉल चाहे अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जो भी है OH लगा रहेगा उसमें, COH लगा रहेगा तो अल्डिहाइड, COOH लगा रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और CO रहेगा तो कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए CH2 का डिफरेंस दिखाए हुए है सब में, तो ये होमोलोगस सीरीज है, ये भी होमोलोगस सीरीज है, ये भी होमोलोगस सीरीज है। क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव वाले में डिफरेंस कितना का आ रहा, CH2 का आएगा, तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी इसका होगा वही प्रॉपर्टी इसका भी होगा, वही प्रॉपर्टी इसका भी होगा। समझ गए, मास का डिफरेंस 14 का आएगा। होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। तो जो कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो प्रॉपर्टी उसका बताएगा। जैसे यहाँ पे आगे में H लगल है, यहाँ पे आगे में OH लगल है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो इसका मतलब दोनों का रिएक्शन अलग होगा, है ना। नेक्स्ट बताइए कितना आइसोमेरिज्म है इसका, आपको बताए थे ना आइसोमेरिज्म, बताए थे कि आगे समझाएंगे। ये है आइसोमेरिज्म, जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो लेकिन केमिकल फार्मूला सेम हो, उसको बोलते हैं आइसोमर। तो C5H12 ये किसका है बताइए, पेंटेन, पेंटेन है ये। तो पेंटेन का हम 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए एक बार क्या किए, दूसरका वाला कार्बन को एक और चेन बना दिए, इधर दे दिए CH2 CH3। एक बार क्या किए, तीसरका वाला कार्बन को दोनों साइड दे दिए और अलग स्ट्रक्चर बना दिए। इसके अलावा और स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते पेंटेन का। तो इसका 3 आइसोमर्स है, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो कार्बन आइसोमेरिज्म करता है। नेक्स्ट समझ गए। तो नोमेनक्लेचर आपको पता है, पता है ना, ये वाला पता है ना,
सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, पता है। अब उसमें से अगर एगो एच हटा दिए, CH4 में मीथेन होता है, CH4 में से एक एच हटा दिए तो मिथाइल हो जाएगा। जो भी है मीथेन में से एक एच हटा दिए तो मिथाइल हो जाएगा, YL, एगो एल गया, एल बोले तो लूज हो गया, एच गया। जैसे यहाँ इथाइल, एगो एच गया, C2H6 में इथेन था, एक एच गया तो इथाइल हो जाएगा। क्लोरो, आगे क्लोरो लगता है, ब्रोमो लगता है, तो ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है ना, वो अकेले नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये क्या है, अगर आगे 2 है 3 है तो डाई ट्राई होता है। फंक्शनल ग्रुप में अगर OH है तो OL होगा, अल्डिहाइड है तो L होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन है तो ONE लगता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OIC एसिड लगता है, आगे नाम के आगे। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नाम के पहले लगता है, और ये प्रीफिक्स सफिक्स पढ़े हैं ना, बस ये सफिक्स है और वो प्रीफिक्स है। नेक्स्ट, तो IUPAC नेम हम अगर लिखते हैं किसी भी चीज़ का तो रूट वर्ड के पहले क्या लगाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये प्रीफिक्स है। तो वाइल अल्काइल जो होता है ना, इथाइल अल्कोहल, तो ये आगे लगेगा। रूट वर्ड पहले, रूट वर्ड के पहले क्या लगता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का पोजीशन कहाँ है वो बताना पड़ेगा ना। उसके बाद रूट वर्ड के बाद क्या लगता है, ये एनी वाइनी ई। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद सफिक्स, जैसे एग्जांपल समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, ब्यूटेन लिखना है आपको। ब्यूटेन के पहले रूट वर्ड ब्यूट है, ब्यूटाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कुछ है ही नहीं इसमें, इसलिए सीधा सीधी रूट वर्ड आएगा, सब्स्टिट्यूएंट हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ए नहीं आएगा क्योंकि सब सिंगले बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आएगा था ना, हम बताएंगे आगे पीछे। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, गिनती किधर से करेंगे, जहाँ शुरुआत जिधर से नज़दीक आएगा, इधर से 1 2 3 चौथा नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो दूसरा का नंबर पे आएगा, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, इसलिए हम गिनती इधर से किए। फिर नाम नोमेनक्लेचर कैसे करना है हमको, पहले रूट वर्ड लिखना है, तो रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। फिर डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताना है दूसरा का नंबर पे, एनी कौन है, ENE। और उसी में अगर फंक्शनल ग्रुप भी रहता तो ई वाला हटा के OL लगा देते, उसका केवल नंबर पे है ना। नेक्स्ट, जैसे देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो 1 2 3 इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से नज़दीक आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से कर दिए 1 2 3 4, दूसरा का नंबर पे OH लगा हुआ है। तो पहले तो इसका रूट वर्ड ब्यूट, सारा सिंगल बॉन्ड है तो N, ई वर्ड हटा देना है, जब सफिक्स लगेगा तो ई नहीं लगेगा, ब्यूटेन पूरा नहीं लिखाएगा, ई हट जाएगा उसका। उसके बाद दूसरा नंबर पे ओल है, तो दूसरा नंबर पे ओल, ये सफिक्स लग गया। और आगे कोई मिथाइल इथाइल अलग से ऐड रहता तो यहाँ लगता, प्रीफिक्स भी लगता है ना। तो ऐसे उसका नोमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट, अब आ जाइए कंबशन, कार्बन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब क्या क्या करता है कार्बन, बने कार्बन बोले तो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर हम बर्निंग करेंगे, अगर सैचुरेटेड का बर्निंग करेंगे तो कैसा फ्लेम आएगा, ब्लू फ्लेम आएगा, है ना, नॉन शूटी होगा, मतलब धुआं नहीं निकलेगा। और अनसैचुरेटेड का करेंगे तो कैसा होगा, येलो फ्लेम आएगा लेकिन धुआं कर देगा, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो अल्कीन, अल्काइन, और भी कुछ भी अनसैचुरेटेड अगर डबल बॉन्ड ये सब वाला है तो उसमें येलो फ्लेम आता है और धुआं होता है, शूटी होता है, और ये नॉन शूटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई इसको दीजिएगा, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ऐड कर ले अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जैसे ये देखिए CH2OH, मिथाइल अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बहुत ही बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पिंक कलर का, ये ग्रीन कलर का। तो ये कलर बार बार पूछता है, ये अल्कलाइन होता है, ये एसिडिक होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम दिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हीट किए, तो क्या बन गया, OH जो है COOH में बन गया, मतलब मिथाइल अल्कोहल जो है इथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड बन गया, तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है और एसिड में है
पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, ये ऑक्सीजन ऐड हो गया ना वो एक्स्ट्रा, तो ऑक्सीजन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट दूसरा क्या है? एडिशन रिएक्शन भी करता है। पहला क्या पढ़े? कंबशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड भी कर लिया। कंबशन बोले तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में धुआं निकाला, चाहे जला। तो तीसरा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कुछ ऐड करके सैचुरेटेड बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड था, उसको H2 ऐड किए, कैटलिस्ट दिए निकल का, हीट किए 573 केल्विन पे, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर इथीन था, चाहे इथालीन को भी तुम अगर करोगे तो अल्केन हो जाएगा, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, इसको हम एडिशन करें तो सैचुरेटेड बन गया। ये भी प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन अभी पढ़ लिए ना, इथाइल अल्कोहल इथानोइक एसिड बनाया था। एडिशन रिएक्शन का और एग्जांपल है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको हम कैटलिस्ट के बदले सैचुरेटेड कंपाउंड बना दिए। उसी को घुमा के भी लिखता है कभी कभी कि ये जो है हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल का। वेजिटेबल ऑयल जो होता है अनसैचुरेटेड होता है, जब उसको हाइड्रोजनेशन करेंगे मतलब हाइड्रोजन देंगे तो वनस्पति घी बन जाएगा जो कि सैचुरेटेड होता है। तो ये वेजिटेबल ऑयल था, ये लगाए तो वेजिटेबल घी बन गया। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, दो हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो ये क्या करा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड बन गया एडिशन से। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन भी करता है हाइड्रोकार्बन। कैसे? यहाँ पे क्लोरीन दे दो, ठीक है, कुछ अदर आइटम दे दो, क्लोरीन दे दो, ब्रोमीन दे दो, कुछ भी दे दो, तो एगो ई ले लेगा, एगो उसको दे देगा। तो HCl, एगो H जो है Cl लेके आगे निकल गया और एगो Cl जो है इधर आ गया, तो आपस में सब्स्टिट्यूट किया ना सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन और HCl गैस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करा ना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या क्या करा? कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम पढ़ना है दो चीज़ का, सिर्फ इथेनॉल और इथानोइक एसिड, दो चीज़ के बारे में अलग से पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिर पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल, ओल बोले तो बताए थे ना, OH ग्रुप अल्कोहल। तो इथेनॉल बोले तो दो, इथ बोले तो क्या होता है? दो कार्बन, तो CH5 C2H5OH को क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। ये कैसा है? कलरलेस है, स्मेल इसका प्लीजेंट होता है, ये 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, ये पानी में घुल जाता है, ठीक है। इसमें आयंस नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो इथेनॉल का प्रॉपर्टी का क्या हुआ? कलरलेस है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, पानी में घुल जाएगा और स्मेल प्लीजेंट होगा। सब पे एक एक ऑब्जेक्टिव है, समझ गए ना? इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट इथेनॉल का रिएक्शन कैसा होगा? केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा? जब भी आप कोई भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कीजिएगा ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। वो जो बना हुआ है, जो एसिडिक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये अल्कलाइन होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये इथेनॉल को हम क्या किए हैं? ऑक्सीडाइज करके, मतलब कोई भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बनाए हैं। तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका रिएक्शन आपको दिख नहीं पा रहा है, क्लियर नहीं है पिक्चर। नेक्स्ट यहाँ देखिए दिख रहा है, क्या बना? अल्कोहल को हम क्या करें? रिएक्शन करें, तो अल्कोहल को रिएक्शन करें कंसनट्रेटेड H2SO4 में, किंग ऑफ केमिकल से, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या हुआ? इथीन बन गया, है ना, पानी बाहर निकल गया। तो ये क्या करता है? इथेनॉल का क्या एक और प्रॉपर्टी है? ये पानी निकाल देता है, तुम्हारा ये पानी निकाल देता है। तो ये देखो पानी निकल गया, इथीन बन गया, ठीक है। तो ये जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसको क्यों दिए? पानी निकालने के लिए, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब इसमें से पानी को निकाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट
कुछ कंपाउंड का नाम जानते हैं कि नहीं आप लोग? रेक्टिफाइड स्पिरिट, अब्सोल्यूट अल्कोहल और डीनेचर्ड अल्कोहल, क्या क्या होता है अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? 100% प्योर इथेनॉल होता है, जिसको अब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो इथेनॉल में अगर 5% पानी है तो वो रेक्टिफाइड स्पिरिट है। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला क्या था, बैक कीजिए। अब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं? जिसमें 1% पानी नहीं है, पूरी अल्कोहल। ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ 5% पानी है। और डीनेचर्ड अल्कोहल किसको बोलते हैं? अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। हम लोग इथेनॉल को मिसयूज ना हो, क्योंकि इथेनॉल को लोग क्या कर रहे थे, पॉइजनस सब्सटेंस है ये, दारू पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो दारू पीने के लिए इंडस्ट्रियल यूज में कम हो जा रहा है, सब पी के ख़त्म कर दे रहे हैं, और ये पॉइजनस भी होता है। तो इसलिए मिथेनॉल, जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, इसका यूज ना हो तो इसमें क्या करते हैं, डाइज डाल देते हैं कलर के लिए, तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये पहचान में आ जाता है कि ये डीनेचर्ड अल्कोहल है, हम इसको इंडस्ट्री में यूज करेंगे, पिएंगे नहीं। तो इंडस्ट्री में यूज करने के लिए क्या कर दिए, इसको डाई डाल दिए ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का अल्कोहल जो हो गया वो क्या हो गया, डीनेचर्ड अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 5% पानी है, प्योर अल्कोहल जो है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल है। तो 3 टाइप अल्कोहल समझ गए। नेक्स्ट, अब दूसरा टॉपिक है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के बारे में समझ गए। अब इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। किसमें पाया जाता है बताइए? विनेगर, अचार में, है ना, सिरका में। तो इसमें क्या होता है, 5 से 8% एसिटिक एसिड जो पानी में होता है उसको हम लोग विनेगर बोलते हैं। विनेगर में कितना परसेंट एसिटिक एसिड होता है? 5 से 8%। किस लिए? जितना भी खाना पीना है उसको बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स में काम आता है। जैसे आपका चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो वो जो पैकिंग होता है उसमें डाल देते हैं थोड़ा, ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो प्योर इथेनोइक एसिड का होता है वो बहुत ही कम होता है। देखिए ये इथेनोइक एसिड है, इसलिए फ्रीज हो गया, आइस बन जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही कम होता है, तो ये विंटर में फ्रीज हो जाता है, कोल्ड क्लाइमेट में। उस समय जब वो फ्रीज हो जाएगा तो उस समय नाम हो जाएगा उसका ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नॉर्मल एसिटिक एसिड तो रहता ही है, उसमें फ्रीज हो गया तो ग्लेशियल वर्ड हो गया। नेक्स्ट, तो इथेनोइक एसिड का रिएक्शन देखिए क्या क्या होता है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम इथेनोइक एसिड में NOH दे दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अल्कोहल बना देगा फिर से, और अलग से एक सोडियम साल्ट बनाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये साबुन बनाने में काम आता है। नहीं, CH3COONA मतलब सोडियम का कोई सॉल्ट है, सोडियम का कोई कंपाउंड है। तो CH3COOH है हमारा, तो CH3COOH के जगह पे C2H5 है। ठीक है, उसको अगर हम क्या करें, हाइड्रोक्साइड करें, NaOH डाले, तो हमारा अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल और सोडियम का साल्ट बना। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है सोप बनाने में भी काम आता है। अभी पढ़ेंगे, सोप डिटर्जेंट भी पढ़ना है। नेक्स्ट, एक होता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? हाँ, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को, दोनों को रिएक्ट करा देंगे आपस में। ये दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिए तो क्या करा, पानी बाहर निकल गया, पानी के अलावा जो बच जाएगा उसको बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर का खासियत क्या है? ईस्टर जो होता है बहुत ही बढ़िया प्लीजेंट फ्रूटिंग स्मेलिंग कंपाउंड है। ईतर जो हम लोग लगाते हैं ना, सेंट मारते हैं ना, वो सब यही है ईस्टर। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करा दिए और पानी बाहर निकल के जो कंपाउंड बच गया CH3COOH और CH2CH3C2H5, तो ये जो बना इसको बोलते हैं ईस्टर। ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, तो इसी को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराए, अभी पढ़े थे, तो एक सोडियम का साल्ट बनाता है जिसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट और पानी, है ना। तो बेस के साथ जो रिएक्ट कराते हैं सोडियम इथेनोएट और वाटर बनता है। लेकिन ईस्टर को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोप बन जाता है। अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट,
इथेनोइक एसिड को हम Na2CO3 चाहे NaCO3 को वॉशिंग सोडा चाहे बेकिंग सोडा से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम का सॉल्ट बना, H2O तो बनेगा ही बनेगा, साथ में CO2 भी रिलीज होगा। ठीक है, तो साथ में क्या रिलीज हुआ? अगर हम वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा ये सब कार्बोनेट से मतलब रिएक्ट कराएंगे तो CO2 भी रिलीज होगा। ठीक है ना, तो ये सब एग्जाम में आता है, CO2 भी रिलीज होता है। नेक्स्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, लास्ट टॉपिक आज का। ठीक है, मतलब कार्बन का। सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होता है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का ही, लॉन्ग चेन का। तो इसका क्लीनिंग प्रॉपर्टी होता है पानी में। जैसे एग्जांपल क्या है? सोडियम स्टीयरेट। स्टीयरेट बोलो तो लॉन्ग चेन है, 17 को कार्बन है, 35 को हाइड्रोजन है, COONA है, तो ये साल्ट है, सोडियम का साल्ट है। सोडियम पाल्मिटेट, पाल्मिटेट में क्या होगा? ये 17 था तो ये 35 है। सोडियम स्टीयरेट में क्या है? 17 कार्बन 35 हाइड्रोजन। और सोडियम पाल्मिटेट में क्या है? 15 कार्बन और 31 हाइड्रोजन। और COONA है तो साल्ट है वो, मतलब सोडियम सोप है। तो इस सोप में खासियत है, कोई भी सोप का जो फॉर्मूला होगा ना लास्ट में COONA रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, सोडियम पाल्मिटेट का भी फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है ना। डिटर्जेंट भी कुछ नहीं है, डिटर्जेंट भी सोडियम का ही सॉल्ट है, लेकिन वहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। यहाँ पे लॉन्ग चेन कार्बन था ना, वहाँ पे बेंजीन लगा रहेगा। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखे हैं ना, C6 वाला, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड रहेगा और लॉन्ग चेन कार्बन सल्फेट रहेगा। तो वहाँ पे COONA के जगह पे क्या रहेगा? बेंजीन और सल्फेट दोनों चीज़ रहेगा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि वो डिटर्जेंट है, वो सोप नहीं है। समझ गए? तो बेंजीन और सल्फेट है, ये बेंजीन है और साथ में सल्फोट है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रूफ दे रहा है कि ये डिटर्जेंट का फॉर्मूला है। ठीक है। नेक्स्ट, सोप हम लोग और कैसे बना सकते हैं? कोई भी ईस्टर में हम NOH दिए तो सोप बनता है, और साथ में ग्लिसरॉल बनता है, अल्कोहल बनता है। जैसे एग्जांपल, ये एक ईस्टर है, ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल, ईस्टर को बोलते हैं। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए बेस, तो ये लंबा चौड़ा बना, COONA बना। COONA बना बोले तो क्या बन गया? सोप। और हीट निकला, बने ग्लिसरॉल और सोप बनेगा। ठीक है, तो ग्लिसरॉल तो निकलता ही है और सोप भी निकलता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो हम लोग बनाते हैं, खाली एग्जाम में यही आता है, फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा, ये वर्ड जो लिखा है ना ये पूछेगा। ईस्टर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा? सोप बनेगा और ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सोप का प्रिपरेशन देखिए बनाए हुए हैं, सोप मॉलिक्यूल है ये। सोप मॉलिक्यूल को हम लोग RCOONA बताया अभी, R लंबा चौड़ा कुछ भी रहे, तो उसको अगर तोड़ेंगे तो RCOO माइनस और Na प्लस, है ना। तो जो प्लस वाला आइटम है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है और COO और Na है, आयोनिक कंपाउंड जो पानी। तो जो COO वाला आइटम है, RCOO, ये जो है पानी को प्यार करता है। ठीक है, लेकिन मैंने COO और ये जो R है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, COO जो है आयोनिक पार्ट है, जो पानी को घुलना चाहता है, पानी में घुलना चाहता है, पानी को प्यार करता है। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन जो है पानी से भागता है, ऑयल सोल्युबल है, ये ऑयल को प्यार करता है, पानी को नहीं। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक होगा, पानी से डरता है, ऑयल में घुल जाएगा लेकिन पानी में कौन घुलता है? COO। तो COO पानी में घुलता है, लेकिन R पानी में नहीं घुलता है, सोप। इसलिए हमारा जो हम जब साबुन लगाते हैं तो हमारा ऑयल जो है, ऑयल लेके कौन भाग जाता है? हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन का जो लॉन्ग चेन है वो ऑयल लेके चला जाता है, जो पानी में बचता है खाली ये बचता है, इसलिए हमारा डर्ट निकल जाता है। नेक्स्ट, अभी पढ़िएगा कैसे होता है क्लीजिंग, कैसे होता है। हाइड्रोकार्बन का दो चीज़ है, ठीक है, RCOO पढ़े थे ना। तो ये पानी है और ये क्या है? जो चीज़ जिससे प्यार करेगा वो कहाँ जाएगा? उसके पास जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक है और ये वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पानी वाला पार्ट जो है पास में आ गया, बाहर, और अंदर में कौन चला गया?
यहाँ पे आपका ऑयल था, तो ऑयल के पास कौन चला गया? हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। फिलिक वाला पार्ट जो है बाहर आ गया, जो प्यार करता था ऑयल से। तो उसी तरह से मतलब ऑयल को क्या करा, अपने अंदर समाहित कर लिया, और जो पानी को प्यार करने वाला था वो पानी में जाके घुल गया। नेक्स्ट, तो इसी को बोलते हैं मिसेल। ये क्या था? फिलिक वाला पार्ट ये है, और इसका जो टेल है क्या है? हाइड्रोफोबिक है, बड़ा सा जो कंपाउंड था। आई COO है, तो COO क्या किया? पानी में घुल गया, और जो ऑयल था वो सेंटर में था, वो पूरा लॉन्ग चेन लेके चला गया उसको। तो उसी को बोलते हैं मिसेल। जो ये बना क्या बना? मिसेल बना। ये सोप का मिसेल यही है। देखिए ऑयल पार्टिकल को कौन प्यार करा? R। तो R सब जो है इसके पास चला गया। COO वाटर सोलुबल था, तो ये किनारे किनारे आ गया पानी में। तो ऑयल पार्टिकल जो ये राउंड वाला है, ऑयल को कौन ले गया? R, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोफोबिक है। ये ऑयल से प्यार करता है, पानी से नहीं। तो ऑयल से जाके अटैच हो गया, तो जो सोप मॉलिक्यूल है वो किनारे किनारे आके चला जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है सेंटर में आ जाएगा, तो मिसेल बन जाता है। ये मिसेल बनने की वजह से क्या होता है? डर्ट निकल जाएगा आपका। जो तेल उल लगा है, कोई भी डर्ट पार्टिकल्स में क्या होता है? ऑयल होता है। वो पानी को अलग कर दिया, बाकी डर्ट को अलग कर दिया। लो नेक्स्ट, तो बताइए, जब डर्ट क्लॉथ को हम पानी में डालेंगे जिसमें कि सोप है, तो हाइड्रोकार्बन एंड जो है सोप मॉलिक्यूल्स का मिसेल में, वो कहाँ अटैच हो जाएगा? ऑयल ग्रीस जो भी है उसमें, डर्ट क्लॉथ में। इससे क्या होता है? सोप मिसेल जो है ऑयल्स को ट्रैप कर लिया, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन जब तक उसमें जाके समाहित ना हो जाए, तो आयोनिक एंड जो सोप मॉलिक्यूल्स का होता है वो मिसेल में, वो पानी से अटैच हो जाएगा। COO पानी से अटैच हो गया। तो जब डर्ट क्लॉथ जो है एजिटेट होगा सोप में, तुम निचोड़ता है ना आदमी, तो जो एजिटेट होता है सोप सोल्यूशन, तो ऑयल पार्टिकल और ग्रीसी पार्टिकल जो उसमें सरफेस में है, वो सोप मिसेल में जाकर के चिपक जाता है। इसकी वजह से सोप वाटर जो है वो मतलब डर्टी हो जाता है और क्लॉथ क्लीन हो जाता है। तो हमारा सोप डर्टी हो गया और क्लॉथ क्लीन हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, हार्ड वाटर में क्यों नहीं काम करता? हार्ड वाटर में सुने होंगे कि साबुन काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट होता है, MgCl2 चाहे CaCl2 कुछ रहेगा। तो इसमें हम लोग जो सोप है, सोप में RCOONA है, सोडियम स्टीयरेट और सोडियम पाल्मिटेट फॉर्मूला है, तो दोनों स्टीयरेट का ही है। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर बनाएगा, साल्ट अलग हो जाता है और Mg निकल जाता है, ये प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट बोलो तो पानी में सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड हो जाएगा तो ऑयल से रिएक्ट नहीं करेगा, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा ना। RCOO कब रिएक्ट करेगा? जब वो सॉल्युबल हो, एक पानी में सॉल्युबल हो, एक डर्ट में, चाहे बोलो ऑयल में। R ऑयल में सॉल्युबल था, COO पानी में था, लेकिन साथ में Mg अटैच हो गया इसके आगे हार्ड वाटर की वजह से। तो Mg अटैच होने की वजह से ये सॉलिड बन गया, वाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये प्रेसिपिटेट बना दिया तो कहाँ से फिर काम करेगा क्लीनिंग एक्शन? समझ में आया? नेक्स्ट, हो गया, खेल खत्म। लोग बारी बारी से मीथेन इथेन का कुछ कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पाया जाता है पढ़ देते हैं, ताकि क्वेश्चंस कुछ समझा पाएँ, सब बना पाइएगा आप लोग। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है। मीथेन कलरलेस टेस्टलेस गैस है जो जल में नहीं घुलता है, वाटर सोल्युबल नहीं है मीथेन, याद रखिएगा ये बात। मीथेन कहाँ पाया जाता है? धान के खेतों में, कोयला के खदान में, और जो स्वैम्स होता है ना, दलदली क्षेत्र जहाँ भैंसिया बैठ के ऐसे ऐसे करती है, वही। और घरेलू पशु वातरण में, जहाँ पे मतलब लोकल जो जानवर लोग पाला जाता है ना, गोबर, मतलब गाय का जहाँ पालन होता है, वो सब चीज़ में मीथेन पाया जाएगा, मीथेन गैस। तो इंग्लिश में बोला जाए तो वेटलैंड्स में, कोल्स माइंस में, राइस पैडी फील्ड्स में, और एनिमल हस्बेंड्री में। तो मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर जलाइएगा तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होगा, पता है बात। जो टायर में, पेंट में, और कोई छपाई उपाई में, स्याही में, इंक में यूज किया जाता है, ठीक है। अब अच्छा लगेगा क्योंकि अब प्रैक्टिकल चीज़ पढ़िएगा। नेक्स्ट,
सोप डिटर्जेंट का थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सोप जो है सॉफ्ट वाटर में काम करता है, डिटर्जेंट हार्ड सोप दोनों में काम करता है। और सोप जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है और डिटर्जेंट जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको बैक्टीरिया से हम तोड़ सकें, इसको बैक्टीरिया से नहीं तोड़ पाएंगे। ये जो है कमज़ोर है, ये जो है मजबूत है क्लींजिंग में। ये जो है सोडियम और पोटेशियम साल्ट बनाता है और ये सोडियम और पोटेशियम बेंजीन सल्फोनिक बनाता है साथ में, बताए थे अभी। तो क्लींजिंग एक्शन सोप का तो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ये उल्टा जा रहे हैं आप। मीथेन जो है कुछ समय पहले नासा के एक मतलब ग्रुप्स बताया था 2004 में कि मंगल ग्रह पे भी मीथेन गैस है। 2004 में कौन बताया था बताइए, कौन ग्रुप? कल्पना चावला। नेक्स्ट, ऐसी मजा ले रहे। इथेन क्या होता है? इथेन जल में घुलता है, मीथेन जल में नहीं घुलता है, ठीक है ना। इथेन जल में, मीथेन जो है वाटर सोल्यूबल नहीं है, लेकिन इथेन वाटर सोल्यूबल है। ये भी कलरलेस है, टेस्टलेस है। ये खाना पकाने में काम आता है, जिसको पकाने नहीं आता है इथेन लगा लीजिए। प्रोपेन ब्यूटेन क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पाया जाता है। प्रोपेन कहाँ है? जो सड़क का जो भी वाहन है उसके जो फ्यूल है उसमें कौन डाला जाता है? प्रोपेन। और ब्यूटेन कहाँ है? एलपीजी में। ये जो है ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग सिगरेट के लाइटर में किया जाता है। सिगरेट के लाइटर में आप ब्यूटेन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इथीन है। इथीन को हम इथिलीन भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये बात। ये फल को पकाने में यूज होता है। कार्बाइड डालते हैं ना, उसमें इथीन भी डालते हैं। ध्यान रखिएगा, फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग किया जाता है। अभी कार्बाइड बोले नाम दे दिया है। कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम पानी डालेंगे तो एसिटिलीन बनता है, ये भी यूज होता है, ठीक है। तो ये भी फल को पकाने में यूज होता है। तो एसिटिलीन जो होता है इसका निर्माण ऐसा ही हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड को पानी डाले थे। और क्या क्या एसिटिलीन का यूज है? गैस वेल्डिंग में भी एसिटिलीन गैस है, रबर बनाने में भी, कपूर बनाने में भी एसिटिलीन यूज होता है। मुंह नहीं हिलाना है, अभी क्वेश्चन आएगा आगे। अब इन फ्यूल पढ़िए, कौन कौन फ्यूल है? बायोगैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, गैसोहोल, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस। इतना बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है पढ़िए। बायोगैस क्या होता है? मीथेन में अगर CO2 डाल दिए तो बायोगैस बनेगा, ठीक है। ये प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। गाय भैंस के गोबर, वो मीथेन में CO2 ऐड हुआ, बायोगैस बन जाएगा। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। नेक्स्ट, तो बायोगैस जो होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। CNG क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसमें भी मीथेन रहता है, लेकिन उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन तीनों रहता है। CNG से हमारा ऑटो चलता है ना। देखिए कोडवर्ड क्या है। नेक्स्ट, ट्रिक क्या है? मैप, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। इथेन को ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो है एक प्रॉपर मैप पे चलता है हमारा CNG वाला। इसलिए CNG में क्या क्या होता है याद रखिएगा। ये एक स्वच्छतम इंजन है और नेचुरल है ईंधन। नेचुरल और मतलब क्लीन फ्यूल है, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल ऐसा है जो बहुत आसानी से जल जाता है, इसलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि पॉल्यूशन इससे नहीं होता है, इसलिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। नेक्स्ट, LPG बताइए। LPG आपको बताए थे ना, BP, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है उसमें। जो घर में ये गैस सिलेंडर यूज करते हैं ना, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस नहीं है। ये जो अंदर में डाला हुआ है, इसको गंध के लिए एक मर्सेप्टेन डाला जाता है। मर्सेप्टेन से क्या होता है? इसमें गंध है, क्योंकि ये ऑर्डरलेस है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन से है, लेकिन ये लिक्विड है। ज़बरदस्ती कंप्रेस करके इसको डाला गया है और ऊपर से एक मर्सेप्टेन डाल दिया गया है ताकि कहीं लीकेज हो तो आपको सुगंध आए उसका। कोल गैस क्या होता है? कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और मीथेन रहेगा। कौन कितना है? ये भी कलरलेस होता है, बहुत भयानक पंजेंट स्मेल होता है इसमें, जो मतलब अगर एयर में आएगा तो विस्फोट भी कर जाएगा ये।
कोल गैस, उसमें मीथेन और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, कार्बन, अगर कार्बन, ये आगे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है पता है कुछ? पेट्रोल है तो ऑक्टेन नंबर, हाँ डीजल है तो चाहे केरोसिन है तो सीटेन नंबर है ये आगे। तो ये सब नंबर होता है आगे में। तो अगर नंबर जो है 16 तक है तो डीजल है, 5 से 8 तक है तो पेट्रोल है, चाहे गैसोलीन भी बोलते हैं उसको, लिक्विड जो लगाते हैं वो क्या है? वैसलीन होता है, गैसोलीन नहीं। तो गैसोलीन पेट्रोल को बोलते हैं, समझ गए ना? इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कभी वैसलीन भी पूछ देता है, इसलिए बोल रहे हैं, एग्जाम में पूछता है। 9 से 16 अगर नंबर है तो सीटेन नंबर है, ये ऑक्टेन नंबर है, पढ़िएगा आगे। ये सीटेन नंबर है, ये डीजल चाहे मिट्टी ऑयल, मतलब मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। 17 से 30 अगर नंबर है तो वाक्स होता है, 30 से ज़्यादा है तो असफाल्ट होता है। पेट्रोल और डीजल का गुणवत्ता देखना है तो क्या करेंगे? हाँ, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर में करेंगे। नेक्स्ट, पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर होता है और डीजल में सीटेन नंबर होता है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ज़्यादा अच्छा पेट्रोल होगा, और जितना ज़्यादा सीटेन नंबर होगा उतना अच्छा डीजल होगा। नेक्स्ट, गैसोहोल क्या होता है? गैसोहोल में कुछ नहीं, पेट्रोल में वो इथेनॉल डाल दिया गया है। 90% पेट्रोल है, उसमें 10% इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, वो इसी को बोलते हैं गैसोहोल। ओल वर्ड है ना, ओल वर्ड बोले तो क्या हो गया? अल्कोहल, तो अल्कोहल डाला हुआ है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जितना भी कार और जितना भी वाहन है ये अल्टरनेटिव है, मतलब पेट्रोल जहाँ कमी है वहाँ इथेनॉल मिला के चला सकते हैं। गैसोहोल पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, पेट्रोल ज़्यादा करता है। इसका फ़ायदा क्या है? सस्ता रहेगा और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, है ना, और हाई परफॉर्मेंस है। ठीक है, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है इससे, तो इंजन में नॉकिंग कम जाएगा, नॉकिंग साउंड। कोई डीजल वाला गाड़ी का साउंड ज़्यादा होता है, पेट्रोल वाला का थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी साउंड होता है, तो इसका और कम हो जाएगा अगर गैसोहोल यूज कीजिएगा तो ब्राज़ील ऐसा देश है जो गैसोलीन में इथेनॉल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। महंगा है लेकिन सस्ता है, इसलिए इथेनॉल डाल के इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अपना देश वाला लोग इथेनॉल बचने नहीं देता माल मार के रहता है हमेशा। तो ब्राज़ील में जो है कंपलसरी आपको गैसोहोल ही यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अल्कोहल बताइए क्या होता है? मिथानॉल, जो कार्बन कंपाउंड एक या ज़्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके OH ग्रुप ऐड करता है उसको अल्कोहल बोलते हैं। ये है इथेनॉल, ये है मिथानॉल, ये हम जानते हैं पहले से। चलिए नेक्स्ट, मिथानॉल जो है, मिथानॉल को क्या नाम है? शॉर्टकट वुड स्पिरिट, और ये बहुत ही विषैला होता है, पॉइजनस होता है, पी नहीं सकते, मर जाइएगा पीजिएगा तो। इसको पी सकते हैं। तो ये जो है शराब है इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल में अगर शक्कर डालेंगे तो क्या मिलेगा? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो जब मिथेनॉल को इथेनॉल और पेरिडीन के साथ मिलाया जाता है तो जहर बन जाता है, जिसको पीने से मृत्यु हो जाता है। मिथेनॉल को इथेनॉल, ये दोनों को आपस में मिलाएंगे ना तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं पायरिडीन, हिंदी में पेरिडीन। ठीक है, तो मिथेनॉल प्लस इथेनॉल और पेरिडीन तीनों मिल गया, अरे सॉरी, मिथेनॉल और इथेनॉल और पेरिडीन 3 कंपाउंड अगर मिल गया तो जहर बनता है, जिसको मरना है पी सकते हैं। उपयोग क्या है इथेनॉल का? उपयोग क्या है? गैसोहोल में अभी बताए, पेट्रोल में डालिएगा तो गैसोहोल बन जाएगा। पॉलिश वॉलिश करने में, साबुन बनाने में भी अभी देखे थे आप, NaOH डाल कर बना था ना। फिर पीने का विभिन्न मदिरा में, हमारे मुकदम के लिए, मरे हुए जीव को संरक्षित रखने में। ठीक है, नेक्स्ट, अलग अलग प्रकार का शराब है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, ज़रूरी है ये जानकारी। अगर रम है तो रम में अल्कोहल कितना होगा? 45 से 55%। ब्रांडी पी रहे हैं तो 40 से 50%। अच्छा है ना, आप जानकारी रहेगा तो उसी हिसाब से पीजिएगा। ब्रांडी है तो 40 से 50%, शैंपेन है तो देखिए मात्र 10 से 15% अल्कोहल, और बियर है तो और कम 3 से 6%, ये पी सकते हैं। विस्की है तो इसमें देखिए 40 से 50%। कौन कहाँ पाया जाता है? रम शीरा में पाया जाता है, ब्रांडी अंगूर में, शैंपेन भी अंगूर में, बियर जो है जौ में मिलता है। जौ नहीं जानते? राइस का ही जैसा वो कवर वाला रहता है, जौ, राइस का कवर। और विस्की वो भी जौ में।
तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल किस में है? रम में। ठंडा में लोग पीते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा अल्कोहल है और सबसे कम अल्कोहल बियर में। नेक्स्ट, ये वाला स्लाइड कागज पर चिपका लीजिए कहीं। नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये जो कंपाउंड है अल्टरनेट जो बॉन्ड बना हुआ है सिंगल डबल, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है C6H6, है ना। ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अगर रिंग वाला बॉन्ड में डबल बॉन्ड है तो इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, और अल्टरनेट डबल है तो इसको ऐसे गोल मार सकते हैं। खाली सिंगल बॉन्ड दिखा के गोल मार दिए तो समझ में आ जाइए कि अल्टरनेट डबल है वो, समझ गए। नेक्स्ट, तो एरोमेटिक कंपाउंड है ये। तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है बताइए? देखिए दिख रहा होगा, 1 2 3 गो है और बाकी 6 गो तो ये हो गया, 6 गो बहरे हो गया, तो 12 गो सिग्मा बॉन्ड है और 3 गो पाई बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, आइए देखते हैं कितना पढ़े हैं आप लोग। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन। छपाई कौन सा गैस होता है? हाँ, छपाई में प्रयोग की जाने वाला स्याही किसके अपघटन से बनता है? अभी न पढ़े जी कि मीथेन को हीट करते हैं तो ब्लैक कार्बन ब्लैक बनता है जो इंक के छपाई में यूज होता है, और फिर वुड स्पिरिट इसको पढ़े थे ना, तो मीथेन होता है। मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? धान का क्षेत्र। नेक्स्ट, कौन सा रसायन फल पकाने में यूज होता है? अभी पढ़े थे ना हम लोग, कौन सा होता है? कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। फल पकता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है? एसिटिलीन बन जाता है। तो एसिटिलीन बन जाता है तो पक जाता है। कौन सा फलों को पकने में बढ़ावा देता है बताइए? एथिलीन। एथिलीन को ही एसिटिलीन बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैस मिश्रणों से कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा वेल्डिंग में यूज होता है बताइए? हाँ, तुक्का नहीं मारना है अभी पढ़े हैं, अभी पढ़ाए हैं हम स्लाइड में। हाँ, एसिटिलीन में ऑक्सीजन दोनों। बेंजीन के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसमें 6 गो सिग्मा और 6 गो पाई बॉन्ड होता है? नहीं, 12 सिग्मा और 3 पाई, 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड, है ना। अच्छा, इथाइल अल्कोहल में क्या चीज मिलाएंगे तो जहर बनेगा? हाँ, मिथेनॉल और pyridine। गुड। मिथेनॉल, इथेनॉल और pyridine तीनों मिलकर जहर बनता है। नेक्स्ट, वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं? हाँ, मिथाइल अल्कोहल को, सही है, मिथेनॉल को। शीरा किसके उत्पादन में अति उत्तम कच्चा माल है? अल्कोहल। कितना %? 45 से 55। कौन सा? रम। कैल्शियम कार्बाइड जल से प्रक्रिया करके क्या बनाता है? एसिटिलीन, है ना। नेक्स्ट, कौन सा जीवाश्म ईंधन है? बायोफ्यूल कौन सा है बताइए? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक बायोफ्यूल है। ऑक्टेन नंबर किसके लिए है? पेट्रोल के लिए। और डीजल के लिए सीटेन नंबर। बायोगैस संयंत्र से क्या क्या निकलता है? बायोगैस में मीथेन, मीथेन से बनता है ना बायोगैस। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? फर्मेंटेशन। वही गोबर उसका टूटता है, येस्ट बैक्टीरिया उसको तोड़ता है, फर्मेंटेशन। एलपीजी का मुख्य, एलपीजी में कौन कौन है? हाँ, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। पढ़े ना, एलपीजी में 3 होता है। सी, मैप, वो तो सीएनजी होता है। मैप में सीएनजी होता है। एक बार ये रोक के बैक स्लाइड दिखाइए उसको। ये नहीं, ये
ये तो जोशे में आ गया। और पीछे और पीछे और पीछे। एलपीजी थोड़ी पूछा है, एलपीजी पूछा था। हाँ, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। और बायोगैस में मीथेन गैस है और सीएनजी में मैप है। नेक्स्ट लाइए क्वेश्चन लाइए। कौन सा क्वेश्चन था? बायोगैस तो मीथेन हो गया। हाँ, एलपीजी में क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन, तो ये है ना, और साथ में एथेन। ऑप्शन जो रहेगा वही ना मानेंगे, सी ऑप्शन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, फर्मेंटेशन, ये हो गया ऑलरेडी, सी। एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? ब्यूटेन, ठीक है ना। इंडियन गैस एलपीजी क्या है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का, है ना, सी। सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में रहती है? पता है आपको? बताइए। तरल, लिक्विड। मर्सेप्टेन डाला जाता है गंध के लिए। सीएनजी क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, गुड। सीएनजी में मुख्यतः खुद से वाहन प्रदूषण हेतु क्या चलता है? खुद से वाहन से प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी में क्या है? हाँ, तो मैप था तो क्या? मीथेन, एथेन और प्रोपेन। तो मीथेन है ना ऑप्शन में जी, तो मारिए। गैसोहोल किसको बोलते हैं? पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। नेक्स्ट, ये क्या हैंग कर रहा है? गैसोहोल में क्या है? इथेनॉल प्लस गैसोलीन। गैसोलीन को ही पेट्रोल बोलते हैं, तो इथेनॉल प्लस गैसोलीन। कार के इंजन का नॉकिंग से बचाने के लिए हम लोग गैसोहोल यूज करते हैं, मालूम है ना। तो गैसोहोल क्या है? ये श्वेत पेट्रोल। निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन का में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य है? अभी पढ़े थे हम लोग, ब्राज़ील। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है? बताइए। कार्बन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना क्या है? ये फर्मेंटेशन है। ये बैक्टीरिया से होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। डीजल का गुणवत्ता किससे है? C10 नंबर, वेरी गुड। पेट्रोल का मुख्य क्या है? पेट्रोल, ऑक्टेन, तभी तो ऑक्टेन नंबर है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या था? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या था? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मैप। तो कंप्रेस है यार, इसमें नॉर्मल नेचुरल गैस है, तो क्या होगा? इथेन, ठीक है। लेकिन नेचुरल गैस में हमारे हिसाब से ब्यूटेन होना चाहिए, एक बार देख लेंगे, ठीक है। कच्छ स्थानों से वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस। कच्छ से क्या निकलता है? कच्छ क्या है? वेटलैंड है, रन ऑफ कच्छ। हाँ, प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन है, वेरी गुड। और रन ऑफ कच्छ में क्या है? वेटलैंड। वेटलैंड क्या कौन सा गैस है? मीथेन। तो घुमा के पूछा, समझ गए। कच्छ स्थान बोले तो वेटलैंड, वेटलैंड बोले तो जहाँ भैंसिया लोग जाती है, मीथेन में पढ़े थे ना हम लोग। नेक्स्ट, किनका फोन है? जान दो। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों कौन से गैस से बनती है? नेचुरल गैस और बायोगैस मीथेन से। दोनों में मीथेन होता है, ठीक है। इथाइन क्या है? इथाइन जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा, IEN है ना, अल्काइन, तो ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में भी प्रयोग होता है, अभी पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट, कार्बन में क्या क्या रहता है? सबसे बड़ा कंपाउंड है जो नॉन मेटल है,
लाइफ में जितनी भी चीज़ यूज करते हैं सब में कार्बन है। शक्कर से लेकर लकड़ी, पेट्रोल, कपड़ा, ह्यूमन बॉडी, सब में कार्बन है। परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट, फ्री रूप में अगर है तो कार्बन जो है एलिमेंट नहीं होता है, जैसे आपका एलोट्रॉप्स में फॉर्म होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन। फ्री रूप में ग्रेफीन भी होता है। ग्रेफीन हम पढ़ाए नहीं है तो उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, खाली इतना याद रखना है कि ग्रेफीन भी एलोट्रॉप्स है। और संयुक्त रूप में जो है मिल के बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट, कौन कौन कंपाउंड बनाता है देख लीजिए। CO2 बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, पेट्रोल बनाता है, शुगर बनाता है, कोयला बनाता है, ड्राई आइस भी बनाता है। ड्राई आइस भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका आइस पानी नहीं है वो। ड्राई आइस बोले तो CO2 है वो। फॉर्मूला सबका याद रखिएगा। तो कार्बन का स्ट्रक्चर देखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है, खाली ये ध्यान रखिए। ये लिक्विड में नहीं घुलता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बता चुके हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बता चुके हैं। 1 कैरेट में कितना ग्राम, 0.2 ग्राम, बोलो तो 200 मिलीग्राम। 200 की 20 देख लेना, 1 ग्राम में 1/1000, 200। और ये क्या है, ये काला शीशा किसको बोलते हैं, ग्रेफाइट को। काला शीशा पेंसिल के नोक में पाया जाता है, परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी यूज होता है। जानते हैं नहीं बात, लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल। कोयला में देखिए क्या क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस होता है। इतना चीज़ रहता है कोयला में। कोयला में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रासाइट में 45 से 90, बिटुमिनस में 25 से 30, लिग्नाइट में, और 27% होता है एग्जैक्ट पीट में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस नहीं है, सॉलिड है, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राई आइस। इसको हिंदी में बोलते हैं शुष्क बर्फ। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, जिसको गर्म करने पे गैस बन जाएगा। ठीक है, पिघल मतलब ये क्या हो गया है, कंप्रेस होकर के ठंडा गया है थोड़ा। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे भारी जल बोलते हैं। जानते हैं ना, D2O। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। कौन कौन, हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट है। नेचुरल में गैस अवस्था में रहता है नेचुरली, लेकिन हाइड्रोजन जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव गैस है, ज्वलनशील है, कंबस्टिव भी है, कंबसन करेगा। और ये एयर के प्रेजेंस में विस्फोटक रूप से क्रिया करेगा, मतलब रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी करेगा। तो एक H2O का कितना वजन होगा, 16 और 2 18 ग्राम पर मोल। तो हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप है, 3। कार्बन का भी 3 था ना, 12 13 14। हाइड्रोजन का भी 1 2 3। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का कौन कौन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। 1 2 3 मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट, यही आपको दिखाए हुए है ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये किस में यूज होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कलपक्कम और तारापुर, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो उसको मॉडरेट करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को ये मॉडरेट करता है। ये बहुत ही हेवी वाटर है, इसको डाला जाता है कूलेंट की तरह, ठंडा करता है उसको, मॉडरेट करता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट, तो देखिए इसमें बताए हुए हैं ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको हेवी वाटर बोलते हैं। इसका पानी का, हेवी वाटर का क्या हो जाएगा, H2O का 18 होता है, लेकिन इसका 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पे वहाँ मास नंबर 1 नहीं यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। तो HO का वो जानते हैं 16 होता है, और H2 का यहाँ D2 है, तो D2 का 4 हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा। तो इसका जो खोज किया था 1932 में खोज किया था, उसका नाम था यूरे, HC यूरे। और वो दूसरा आदमी कौन था, वाशबर्न और HC यूरे। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है बताया ना, कूलेंट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कूलेंट में और मॉडरेटर में। ठीक है, तो जो समुद्री जल को हम शुद्ध करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस में भी इसका यूज होता है।
समुद्री जल मतलब सी वाटर का जो हम लोग प्यूरिफाई करते हैं ना, प्यूरिफिकेशन, उसमें यूज होता है D2O। आपका जितना भी सऊदी अरब में है वहाँ पानी नहीं है, फ्रेश पानी नहीं है, उस समुद्री पानी को ही रिवर्स ऑस्मोसिस करा के किया जाता है, तो उसमें D2O यूज किया जाता है। नेक्स्ट, तो हाइड्रोजन का यूज बताइए। लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग जो है रॉकेट में फ्यूल में आता है। रॉकेट का फ्यूल कौन है? लिक्विड हाइड्रोजन, जानते हैं ना? हाँ, अगर हाइड्रोजन का और भी यूज है, देखिए अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बताता है, पढ़े थे ना हम लोग। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में पढ़े थे ऑलरेडी, निकल डाल के, कैटलिस्ट डाल के। तो हाइड्रोजन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करता है ये। उसके बाद हैवर्स प्रोसेस से हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन, तो हमारा D2O जो है हेवी वाटर बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2 है हाइड्रोजन का। तो ड्यूटेरियम का ऑक्साइड जो है ये मॉडरेटर का तरह यूज होता है। किसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। कूलेंट की तरह, कोई चीज़ गर्म हो गया, कार्बोरेटर गर्म हो गया तो उसको कूलेंट में डाल, कूलेंट की तरह यूज होगा, है ना। तो ये यूज होता है उसका। नेक्स्ट, इससे खोज कौन किए? SC यूरे खोज किए। इसका एटॉमिक मास तो 20 हो जाएगा, पता है, क्योंकि यहाँ पर का हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास 1 ना होकर 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 16, 16 4 20। ठीक है, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस भी होता है। 1932 में इसका खोज हुआ था। SC यूरे और वासबॉर्न किए थे। ज़्यादातर SC यूरे एग्जाम में आता है। तो ये मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल होता है और कूलेंट की तरह इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अच्छा, जितना भी सी वाटर है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस से साफ करते हैं, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं, उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हेवी वाटर। ठीक है। नेक्स्ट, तो हाइड्रोजन का जो हम लोग उपयोग है, इसमें भी पढ़े थे कि लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग जो है रॉकेट के फ्यूल में करते हैं। उसके बाद आपका जो है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़े थे कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाते थे। वनस्पति तेल को हाइड्रोजनेशन करिए निकल के प्रेजेंस में तो वनस्पति घी बन गया। ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड हो गया। हैबर्स प्रोसेस से हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के अमोनिया बनाते हैं। N2+3 H2 = 2NH3 रिएक्शन जानते हैं ना। तो ये हैबर्स प्रोसेस होता है, प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया जो है वाटर सॉल्युबल होता है, टीयर गैस भी अमोनिया से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, टीयर गैस का फॉर्मूला देख लीजिए, Cl(N2) C10H5 क्लोरोबेंजल मेलानोनाइट्राइट। ठीक है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन कैसा कैसे आता है देखिए। यूपीपीएससी में पूछा है कौन सा सबसे ज़्यादा यौगिक निर्माण करता है? कार्बन। सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन बनाता है। किसमें कार्बन नहीं है? देखिए सब एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, बालू। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एलोट्रॉप्स नहीं है? कौन नहीं है? ऑक्सो कार्बन्स। बाकी फ्लोरीन, डायमंड, ग्रेफाइट ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को अगर जलाएंगे तो क्या बनेगा? H2+O2, H2O बनेगा, पानी बनेगा। कौन सा फ्यूल जो है सबसे कम वाटर एयर पोल्यूशन करता है? सबसे कम कौन सा करता है? हाइड्रोजन। बाकी सब में कुछ ना कुछ पोल्यूशन तो होगा ही, हाइड्रोजन में पोल्यूशन नहीं होता है। भारी जल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। नेक्स्ट, हेवी वाटर का D2O। किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट में। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट पढ़े थे ना, कार्बन का ही है। तो कोयला के कौन से प्रकार में सबसे अधिक कार्बन होता है? सबसे अधिक एंथ्रासाइट में 90%। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? 97% एग्जैक्ट होता है। कौन सा सिर्फ और सिर्फ कार्बन है? ग्रेफीन। अभी पढ़े थे ना एलोट्रॉप्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन। डायमंड, ग्रेफाइट, बकविस्टल, फ्लोरीन और ग्रेफीन। ठीक है। नेक्स्ट, वनस्पति तेल को हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? वनस्पति घी बन जाएगा। अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड बन जाएगा, लेकिन उसको कैटलिस्ट कौन देगा? निकल। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं? हेवी वाटर। निम्नलिखित में से किसने भारी जल का खोज किया? SC यूरे ने। नेक्स्ट, IAS का क्वेश्चन है। पेंसिलिन का लीड क्या है? पेंसिल का लीड ग्रेफाइट है। छत्तीसगढ़ PSC, यूपी PSC। हीरा का बिक्री में भार का इकाई 1 कैरेट होता है। 1 कैरेट कितना का बराबर होता है बताइए? अभी पढ़ रहा है 0.2 ग्राम, 200 मिलीग्राम। निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ, ड्राई आइस क्या होता है? ठोस। अभी बोले हैं आइस है तो जल नहीं है यहाँ। हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कितना घिना दिया है, ये इतना एग्जाम में पूछा है। अब पहला ही क्वेश्चन में जल जूल देगा, लेकिन सॉलिड CO2 है ये। नेक्स्ट,
खारे पानी माने समुद्री पानी को शुद्ध करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको बोलते हैं उत्क्रम परासरण, ये हिंदी में होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। भारी जल का आणविक भार कितना होता है? 20, हेवी वाटर 20। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस लगाते हैं? हाइड्रोजन। निकेल तो कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन से बनता है ना। नेक्स्ट, ठीक है। तो आज इतना मोर देन एनफ है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको और काफ़ी क्वेश्चंस बना पाइएगा। थैंक यू।